हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई बॉम की अपनी एक जो सीरीज चालू करी थी हमने, इसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉम सीरीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की जो सीरीज बन रही है। इसका चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आज हम ये सारा समझने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है जी, तो आइए अब करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर किसी को भी समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को भी अगर नोट्स बाय करने हैं तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे जाके मैसेज करिए। इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो मिनिमम अमाउंट पे करके व्हाट्सएप से नोट्स को बाय कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का लेक्चर जो हमारा 4th लेक्चर है, तो ये सीरीज बन रही है भाई बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के बच्चों के लिए, चाहे वो एसओएल ड्यू एनसीबीआई रेगुलर में हो, सेमेस्टर 1 या 3 में, कैसे भी हो। ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये एज इट इज आपके बुक के पॉइंट है, आप मैच करके देख सकते हो। ठीक है, जो आपकी बुक है ना एसओएल ड्यू की भाई, उसमें से एज इट इज पॉइंट लिखे गए हैं। पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपकी पूरी बुक कंप्लीट करवाने का ठेका मेरा, जिम्मेवारी भाई वही। हाँ, तो ये करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक उद्यमवर्ती होता है। क्या होता है, एक उद्यमवर्ती जो अपना एक आइडिया लेके आता है, एक दिमाग लेके आता है। आपने एक ऐड देखी होगी या फिर टीवी पे शो आता था शार्क टैंक करके, मोस्टली बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि लोग आते थे अपने बिजनेसेस के आइडिया लेके और फंड रेज करने को बोलते थे। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप हमें सिखाता है कि कैसे आप अपना आइडिया लेके आओगे, कैसे आप अपने आइडियाज को डेवलप करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे करते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये एक प्रोसेस है पहचानने की, क्रिएटिंग, कुछ इनोवेट करने की, कुछ नया करने की, क्रिएटिव करने की, एंड साइजिंग अपॉर्चुनिटीज। साइजिंग मतलब होता है कि आपको उसका स्मॉल लेवल पे रखना है या बड़े लेवल पे रखना है, वो चीज तय करने की। उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट एंड मैनेजिंग ए बिजनेस। वो अवसर आपको प्राप्त करने के लिए देता है, वो अवसर आपको एंटरप्रेन्योरशिप देती है, जिसमें आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या उसको मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है जी, कह रहा है कि मैनेज ए बिजनेस वेंचर, इट्स कैलकुलेट रिस्क। कह रहा है ये जो है रिस्क कैलकुलेट करता है कि आपका रिस्क कितना होगा अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो। एंड बीइंग इनोवेट मतलब हमेशा क्रिएटिव होते रहोगे। अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, ग्रोथ करने के लिए आपको कुछ क्रिएटिव करना होता है। जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा था कि एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिव, साइजिंग, अपॉर्चुनिटी देता है किस चीज की, बिजनेस को आगे बढ़ाने की। और इसी में हम कैलकुलेट करते हैं अगर कोई रिस्क होता है बिजनेस को, वो चीज भी। साथ ही साथ हम बीइंग इनोवेटिव होते हैं, हम चीजों को डेवलप करने की सोचते हैं। कह रहा है टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उनको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते रहते हैं, उनमें चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बताता है। आगे मैंने लिखा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के रोल क्या क्या होते हैं। तो पहला चीज, तो एंटरप्रेन्योर्स के रोल मतलब कि जो एक उद्यमवर्ती होता है, जो एक आइडिया लेके आता है, बिजनेसमैन जो एक होता है, जिसका एक बिजनेसमैन वाला आइडिया होता है, तो उसके कुछ रोल होते हैं। पहला रोल है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आइडिया अगर आया तो आइडिया का मीन्स है कि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। आप अभी 5 लोगों को काम दे रहे हो, तो आगे हो सकता है आप 50 लोगों को काम दे सको। आगे 50 लोगों को काम देने का मतलब है बिजनेस ग्रो करने वाला है। और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो वो डेफिनेटली आप 5 से 50 लोगों तक काम दे सकते हो। तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाना है, वो भी एक तरीका होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है जी, आगे लिखा नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशंस। इनोवेशंस मैंने अभी बताया था, ये वर्ड इनोवेशन बार बार आएगा, आप मार्क कर लो, हर बार आप इनोवेशन लिखोगे। ठीक है, चाहे आप उसके एंटरप्रेन्योरशिप के रोल लिखो, फीचर्स लिखो, एडवांटेजेस लिखो, इनोवेशन आना ही आना है। तो इनोवेशन क्या है, एक यूनिवर्सल हो गया। ठीक है जी, तो इनोवेशन का मतलब क्या है, इनोवेशन मतलब है कि समथिंग न्यू, मेक समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करो। ठीक है, मेक समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। आपको कोई चीज नई बनानी है, किसी भी चीज से, चाहे वो पुरानी चीज से बनाओ,
चाहे आप खुद नया खरीद के लाओ, बट आपको चेंजेस करने हैं, मेक समथिंग न्यू, कुछ डिफरेंट करो, कुछ हटके करो, तो ये इनोवेशन कहलाता है। इनोवेशन मतलब होता है कुछ अलग। जैसे कि ये मार्कर है, नॉर्मल मार्कर है, अभी इसके अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइट फिट कर दूं और जैसे मैं लिखूंगा, लिखते टाइम अपने आप लाइट जलेगी ऑटोमेटिक। जैसे मैं लिखना बंद करूंगा लाइट बंद हो जाएगी, मैं लिखूंगा लाइट जलेगी, नहीं लिखूंगा लाइट बंद हो जाएगी। तो ये इनोवेटिव मैंने जो करा, इनोवेशन जो मैंने करा, तो ये क्या इनोवेशन है, एक समथिंग न्यू है, डिफरेंट कुछ लाया मार्केट में जो और लोगों के पास नहीं है, तो ऐसी चीज होनी चाहिए। अगला है चेंज। चेंजेस होते रहने चाहिए। अगर कुछ बदलाव होते हैं, बदलाव से कुछ अच्छा होता है, तो जैसे बोलते हैं बदलाव अच्छे हैं, ये तो मैंने दाग अच्छे वाली है 44 सॉरी। तो यहाँ पर चेंजेस का मतलब भी मगर वही है, चेंजेस करते रहना चाहिए और चेंज अच्छे होते हैं। चेंज क्या होता है कि चेंजेस अगर आप करते रहोगे बिजनेस में, तो बिजनेस के डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगर सेम स्ट्रेटजी, सेम स्किल, सेम लेबर्स पे और सेम टाइम पे आप वर्क कर रहे हो, हर चीज सेम कर रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो प्रोडक्शन भी एक मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी तक बना पाओगे। उसकी भी एक लिमिट तय हो जाएगी। अगर आप रोज सेम काम कर रहे हो तो 100 यूनिट से ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। कुछ रिस्क लो, थोड़ा चेंजेस करो उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो हो सकता है आप 100 से 110 या 20 तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो चेंजेस करते रहने चाहिए ऑलरेडी बिजनेस में। कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भला चाहो, सोसाइटी का हमेशा भला चाहो अपने से पहले। ठीक है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो। कोई ना कोई चीजें होती रहती हैं जो अलग अलग तरह की होती हैं, और जब आप सोसाइटी में वर्क कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी, और सोसाइटी एक्सेप्ट करे उसके लिए आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अब हम बात कर रहे हैं नीचे कंपेटेंसेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। कंपेटेंसेस क्या होते हैं, तो भाई इसके कुछ कंपेटेंसेस है मैंने लिखे हैं बुक में, तो इसके साथ आई थिंक 10 या 12 दिए थे, मैंने यहाँ पे 6 उठा के लिख दिए ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, और 6 से ऊपर आपको भी नहीं लिखने। इनको डिफाइन कर दोगे तो एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से कवर कर लेंगे। 10 से 12 नंबर एक इसमें आ जाएंगे अगर आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला आता है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल होता है आपके वर्क बेस्ड, जो भी आप वर्क कर रहे हो लॉन्ग रन के लिए करना है, तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक प्रोसेस को टाइम दीजिए, हर एक चीज को टाइम देकर उसको निखारो, उसको सॉल्व करो। जो भी क्वेरीज आ रही है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को सुलझाना कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल उन चीजों को सुलझाना जिसमें आगे आने वाले टाइम पे मुसीबतें आ सकती है, और जब उनको आप ठीक कर लोगे तो आपका जो है कभी रुकाव नहीं होगा। मीन्स आप कभी ऐसा फील नहीं करोगे कि अभी हमें बिजनेस स्टॉप करना पड़ेगा, आगे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आगे वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जब आप एक कॉन्सेप्चुअल पहले ही आने वाली प्रॉब्लम्स को, इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम आ रही है उनको आप मार्क करके चलते हो। ठीक है जी, आगे लिखा उसके बाद टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजिकल, आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है जैसे मैंने बताया था। तो इसी के साथ आपको अपनी मशीनरीज, अपने लेबर्स को ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी चीजें जिनको आपको टाइम टू टाइम ठीक करना होता है, अपडेट करके चलना होता है। ठीक है जी, तो हर चीज अगर आप अपडेट करके चलोगे, आप मान लो कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, तो शूज के जो लेसेस है वो अलग बनते होंगे, शूज के जो नीचे के शॉल है वो अलग बनते होंगे। मशीनरी अगर मान लो लेसेस वाली बहुत धीमे काम कर रही है, तो शूज के लेसेस नहीं बन पा रहे, लेसेस टाइम में नहीं मिल रहे, मगर बाकी सारी मशीनरी एडवांस है। तो इस जगह क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि जब आप डिमांड मार्केट में दे रहे हो, आपने सप्लाई जितनी भी पहुंचानी है, आप उसको नहीं पहुंचा पाओगे क्योंकि आपके पास अभी लेसेस तैयार नहीं है, तो शूज पूरे प्रॉपर बने नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक बड़ा योगदान है। ठीक है जी, अगला है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से समझता है। देखो, उद्यमवर्ती क्या होता है, एक आदमी जो अपना दिमाग लेके आता है, वो दिमाग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसकी वजह से वो एक जनरेट करता है एक आइडिया और एक जनरेट करता है डेवलप बिजनेस। ठीक है, बट अगर इसी जगह बिजनेस डेवलप करते टाइम पे जो लोग होते हैं वही साथ ना दे, वही अगर काम ना करे, ह्यूमन रिलेशन ही अच्छे ना हो, कोई स्टाफ में 5 लोग आपने बिठाए हैं मगर 5 की बन नहीं रही है, 5 एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे से ये देख रहे हैं कि भाई वो जल्दी काम नहीं कर रहा, मैं अभी धीरे धीरे करूंगा, तो वो आपस में लड़ाई के चक्कर में नुकसान आप लोगों का कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आप लोगों को समझाइए ताकि वो अच्छे से काम करें, प्रॉपर काम करें, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन। आगे है डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ एक ओनर पे होती है, या फिर कोई सुपरवाइजर मैनेजर हो उस पे होती है, या कोई एंटरप्रेन्योर हो उस पे होती है। तो एंटरप्रेन्योर पे डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यहाँ पे वो डिसीजन बना सकता है कि भाई ऐसे काम करोगे तो नहीं होगा, आप एक काम करो, आप बांट लो, आप ना क्या करो, सेपरेट सेपरेट एक स्पेशलाइजेशन दिखाओ कि आपको अगर मान लो शूज की फैक्ट्री काम कर रहे हो तो आपको लेसेस बनाने आते हैं, आप लेसेस में जाओ, आपको शॉल बनाने आता है आप शॉल में जाओ, आपको शूज का और कुछ पार्ट बनाना आता है तो आप वो काम करो। अगर आपको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम बांट दोगे लोगों में, तो लोगों में लड़ाई नहीं होगी, उनको ये लगेगा हाँ ये काम में मैं परफेक्ट हूं और वो काम में रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, आपको एक डिसीजन लेना है, बेहतर डिसीजन लेना है, वो आपके और लोगों के हित में भी होना चाहिए और जिससे कंपनी का बेनिफिट भी होना चाहिए। ठीक है। आगे लिखा है टाइम मैनेजमेंट। देखो एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमवर्ती होता है और सारा पैसा टाइम का होता है। टाइम कितना लग रहा है, पूरा पैसा मतलब कि जो भी पैसा आएगा वो टाइम पे होता है। 9 घंटे में जितना प्रोडक्शन होगा सुबह से शाम तक, 9 से 10 घंटे में जो प्रोडक्शन करते हो वो माल अगर मार्केट में जाता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो आपकी पर डे की इनकम वो कहलाती है कि आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख 9 घंटे में कमाते हो। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। अगर वो 9 घंटे में किसी दिन आप 70 से 60 हजार कमा रहे हो, 1 लाख की जगह 70 से 60, तो मीन्स आपने टाइम मैनेज नहीं करा। देखो टाइम मैनेज अगर करके चलते तो आपका हो सकता है लाख से ऊपर भी पहुंच जाना, बट टाइम मैनेज नहीं करने की वजह से आप लोगों ने क्या करा, आपने उस जगह पर थोड़ी सी ढील दिखाई, जिसकी वजह से आपका 30 से 40,000 का लॉस हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। आगे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको हमेशा स्ट्रेस मैनेज को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। होता है देखो, अगर मान लो आपकी कोई भी कंपनी है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उस जगह पर काफी ज्यादा काम बढ़ने की वजह से कभी कभी बर्डन होता है और जिसकी वजह से हो जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेज करना एक तरीका है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर कोई भी बर्डन होता है तो उसको कैसे हैंडल करा जाए, कैसे मैनेज करा जाए, ये सारा काम एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है। साथ ही साथ ये 4-5 जो पॉइंट्स है मैंने बताए आपको, ये भी आपको करने हैं। ठीक है। तो ये पूरे हो जाते हैं इसके कंपिटेंस। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। फंक्शन क्या क्या होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर के काम क्या होते हैं, कार्य क्या क्या होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो कहता है पहली चीज तो होती है इनोवेशन। देखो इनोवेशन मैंने बताया था कि समथिंग न्यू, मेक समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। इनोवेशन, मेक समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। कोई भी चीज जो नई बनाई जाती है या कोई क्रिएटिव चीज जो एक अच्छी तरह से बनाई जाए उसको बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है। अभी सपोज करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि ये पेन है, इसके अंदर अगर मैं लाइट लगा दूंगा तो ये इनोवेटिव हो जाएगा, एक नया चीज बन जाएगा। ठीक है। पेन तो बन ही जाएगा, पेन के साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आगे लिखा है टेक रिस्क। मैंने ऊपर समझाया भी था, शायद नहीं ऊपर नहीं आया भाई, ये अभी नया आया है। क्या रहा है कि एक फंक्शन ये भी है कि टेकिंग रिस्क। देखो रिस्क टेक करना मतलब कि रिस्क लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले। फिर जो रिस्क आता है उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी पड़ता है। ठीक है। तो जब तक आपके पास रिस्क नहीं आएगा, जब तक आप उसको मैनेज कैसे करोगे, स्ट्रेस ही नहीं आएगा, रिस्क ही नहीं लोगे तो मैनेज कैसे करना पड़ेगा। ठीक है। तो टेकिंग रिस्क, कभी कभी क्या होता है कि हमें ना गलत डिसीजन और सही डिसीजन के बीच में चॉइस करनी होती है कि कोई अगर छोटा सा कदम गलत उठाया तो हो सकता है बिजनेस पे बड़ा भारी पड़ जाए नुकसान। ठीक है। और हो सकता है अगर कोई छोटा सा कदम बेशक रिस्की है, मगर अगर वो डिसीजन ले लिया, एक बार टेक कर लिया, तो हो सकता है आगे वाले आने वाले टाइम पे बड़ा मुश्किल से जो बीत रहा है अभी टाइम, वो आगे आसानी से निकले या फिर अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग होता है, मतलब कि कुछ आगे पता नहीं होता कब क्या होना है, क्या हो जाए, तो ये रिस्क टेकिंग हो जाता है काफी। ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो भी आपकी चैरिटी, संस्था, कंपनी जो भी है उसको मैनेजमेंट करना, उसको सही ढंग से बताना। ठीक है। सारी चीजों को अपना टाइम टू टाइम अपडेट रखना, हर किसी का काम एक सेपरेट रखना, जो भी लेबर्स हैं उनका काम सेपरेट रखना, जो वर्कर्स हैं उनका काम सेपरेट रखना, बॉस के ऑर्डर को फुलफिल करना, साथ ही साथ एफिशिएंसी लाना काम में। क्रिएटिव तो लाना, इनोवेशन करते रहना, इनोवेशन के साथ साथ एक एफिशिएंसी लाना, एक कुशलता लाना। काम जो कर रहे हैं वो एक ऐसे ढंग से होना चाहिए कि जिसके पास भी वो काम जाए तो वो ये कहे कि हाँ अपना 100% दिया गया है। तो इस तरह से काम में मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। बिजनेस जजमेंट। देखो बिजनेस जजमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप ले सकता है। एक एंटरप्रेन्योर के काम में बिजनेस जजमेंट आता है। बिजनेस जजमेंट मतलब कि बिजनेस के लिए अगर कोई एक डिसीजन है
वो लेना पड़ेगा, तो वो भी वो ले सकता है एक टाइम पे। अगर बॉस नहीं है या ओनर नहीं है तो वो इतना ज्यादा उद्यमवर्ती होता है, इतना ज्यादा सुटेबल है कि अगर कोई बिजनेस का जज लेना पड़े, मतलब कि कोई भी अगर मान लो कोई जजमेंट लेना पड़े, डिसीजन लेना पड़े, तो इसके नीचे जो वर्कर्स हैं उनसे ना लेकर इससे लिया जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो दिमाग है, जो आइडिया है, जो आइडिया देने का वो है, क्या बोलते हैं, एक ब्रेन पावर है, वो ज्यादा अच्छी होती है बाकी के मुकाबले। ठीक है जी। नीचे मैंने लिखे हैं बाकी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जी, कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप ही आप देख लो कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ बेसिस। टोटल मैंने ना 5 कैटेगरीज बनाई है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बता दूं, मैंने टोटल 5 कैटेगरी बनाई है। इनको 5 कैटेगरी में बांटा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये आ गई नीचे फोर्थ, और इसी तरह से ये वाली है 5th कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है जी, 5 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5, ये 5 कैटेगरी में बांटा है एंटरप्रेन्योरशिप टाइप्स को। पहले में डाली है मैंने नेचर ऑफ बेसिस के ऊपर टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाली है पहले तो इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप है, अकेला व्यक्ति, कोई भी अकेली चैरिटी, कोई भी अकेला ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, अकेले में वहां पे जहां काम हो रहा है, वो इंडिविजुअल कहती है। दूसरी आती है टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि टेक्निकल, जितनी भी मशीनरी वगैरह, गुड्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप है और यहाँ पर इससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं तो वो टेक्निकल कहलाती है। तीसरा आता है क्रिएटिव, एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऐसे टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप जो बिलीव करती है कुछ नया इनोवेट करने में, बिलीव करती है कुछ समथिंग न्यू बनाने में, कुछ नया क्रिएटिव बनाने में। तो ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप कौन सी कहलाती है? क्रिएटिव कहलाती है। फिर अगला जो है वो है ड्रोन। ड्रोन मीन्स क्या है? ड्रोन ये वो वाला ड्रोन नहीं होता जिसमें उड़ने वाला कुछ ऐसा, कुछ इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ड्रोन बेसिकली होता है कि जहां पे चीजों को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, क्रिएटिव बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्ग रन करे, लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए। ठीक है, और इसी इनोवेशन को बोलते हैं ड्रोन, और हाईली रिकमेंडेड होती है ये एंटरप्रेन्योरशिप। मींस जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है अभी तक की सबसे हाईली रिकमेंडेड होती है ड्रोन। ठीक है, बाकी टाइप्स में डाल दिया है, बट एग्जाम वगैरह में ज्यादा एक एक करके ऐसे नहीं पूछता। एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखेगा कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, आपको 5-5 करके ऐसे लिख देना, हर एक को 3-3 कॉन्सेप्ट भी दोगे, 15 हो जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके, बस इससे ज्यादा डिफाइन ही नहीं करना है। आगे लिखा उसके बाद जेंडर बेसिस। देखो ये थी नेचर बेसिस, नेचर क्या थे इनके, ये है जेंडर बेसिस, कुछ मेल एंड कुछ फीमेल। ठीक है, इन टाइप्स की भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कंपनीज होती है जिसमें फीमेल वर्कर्स होते हैं, तो उनके एंटरप्रेन्योर भी फीमेल वर्कर्स में होते हैं, और जो मेल है उनके मेल वर्कर्स में होते हैं। और उनके जो जजमेंट है, जो डिसीजंस होते हैं कंपनी के, कोई भी बिजनेस रन करना है, कोई जजमेंट लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग है या इनोवेटिव है, हर कोई एक मेल करेगा या हर काम एक फीमेल करेगी। ठीक है, तो ये जेंडर बेसिस पे होता है कि आपको किस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, आपको मेल में चाहिए या फीमेल में चाहिए। ठीक है, अगला है उसके बाद लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है। मींस आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, आपको दिमाग चाहिए, एक आइडिया चाहिए, तो आप आइडिया रूरल के अकॉर्डिंग ले सकते हो और अर्बन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, रूरल के अकॉर्डिंग और रूरल वाले एरियाज के अकॉर्डिंग बताएगा कि यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ इतना ट्रैफिक है, यहाँ पे आप इस तरह से बिजनेस डाल सकते हो, आपका बिजनेस इतना चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अर्बन के अकॉर्डिंग लोगे तो अर्बन के अकॉर्डिंग बताएगा कि भाई यहाँ अर्बन एरिया है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, आप इस तरह बिजनेस चला सकते हो, आपको वर्कर नहीं मिलेंगे या वर्कर मिल जाएंगे। जो भी दिक्कत है, जो भी सही या गलत होगा, वो आइडिया एक रूरल और एक अर्बन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। तो जैसे भी आप लोकेशन चूज करोगे, आपकी लोकेशन के बेस्ड के ऊपर ही एक एंटरप्रेन्योरशिप आपको आइडिया प्रोवाइड करेगी और आपको सजेस्ट करेगी। ठीक है जी, अगला आएगा साइज्ड बिजनेस। साइज बेस्ड होता है कि लॉन्ग और शॉर्ट, मीन्स कह सकते हो लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, स्मॉल और लार्ज में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको कोई लंबे समय के लिए आइडिया चाहिए तो वो बिग बिजनेस होगा, मीन्स वो लार्ज स्केल पे होगा। अगर कोई छोटा बिजनेस है तो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस आइडिया चाहिए होगा, ज्यादा वो चलेगा नहीं वैसे भी। ठीक है, तो अगर लॉन्ग आइडिया चाहिए, इसके लिए आपको कंपनी का पूरा देखना पड़ेगा कि लोकेशन कहाँ बेस्ड है, कंपनी में टर्नओवर वगैरह कितना है, कंपनी में वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट जो है या नेट लॉस जो है वो कितने का हो रहा है हर साल या हर मंथ। तो ये सब चीजें देख के एक आइडिया जनरेट करके लॉन्ग स्केल वाली पे, लार्ज स्केल वाली पे दिया जाता है। फिर अगर जो स्मॉल है,
स्मॉल वाली पे तो वैसे ही स्मॉल है बात सही, ठीक है, बट हाँ ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप में आती है, यहाँ पे भी आइडिया वगैरह दिए जाते हैं, बट कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग ही एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया देती है। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसके पास करोड़ों का बजट है, 100 करोड़ 200 करोड़ का, तो वो स्मॉल वाले में नहीं जाएगा, लाखों वाले में, वो जाएगा करोड़ों वाले में, ठीक है, लार्ज में जाएगा। वो आदमी अपनी कॉस्ट के पैसे लेगा, अपने टाइम के पैसे लेगा, टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो स्मॉल में जाके क्या करेगा, स्मॉल में चला भी गया तो वहां पर उसके पैसे नहीं दे पाएगा कोई। दूसरी चीज है जनरेशन बेस्ड। देखो एंटरप्रेन्योरशिप एक जनरेशन बेस्ड भी होता है, आप जो जनरेशन वगैरह है वो बेस्ड होती है, ठीक है। तो जनरेशन बेस्ड मतलब फ्रेश और ओल्ड दो जनरेशन बेस्ड है। फ्रेश जनरेशन में वो लोग आते हैं जहां अभी काम चल रहा है, जो अभी फ्रेश ट्रेंडिंग फैशन जो चल रहा है स्टाइल वगैरह, वो फ्रेश जनरेशन आती है जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं हो गई है। पार्ले जी का बिस्कुट इतना सा हो गया है, ओल्ड जनरेशन में क्या था, पार्ले जी का बिस्कुट इतना बड़ा था, तो उस जनरेशन में पहुंच जाएगा। तो उस जगह पर जो भी आप डिसीजन लेते थे वो सारा ओल्ड जनरेशन होगा। न्यू जनरेशन जो होगा उसमें अभी जो है चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडियाज वगैरह देने होंगे, ठीक है जी। आगे लिखा है इंपोर्टेंस। अब देखो हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीख लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि इंपोर्टेंस क्या है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्यों इसको रोज यूज करा जाता है। तो पहले आता है जॉब क्रिएशन। ऊपर है आपको बताया था मैंने, ये भी एक यूनिवर्सल है, ये रहा जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो जॉब क्रिएशन मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, समझ आ गया, जहां पर लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, रोजगार दिया जाता है वो। इनोवेशन, ये भी यूनिवर्सल है, मैंने बताया था, एक फर्स्ट एक ये सेकंड, ठीक है, यूनिवर्सल है। उसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कि आप समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, क्रिएटिव करते रहोगे हर टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, देख रहे हो पॉइंट वही आ रहे हैं सारे, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, बस इनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, नाम चेंज हो जा रहा है, कभी कंट्रीब्यूट तो कभी इम्पैक्ट, दोनों मतलब वही है, आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करोगे, सोसाइटी डेवलपमेंट में, सोसाइटी के हित के लिए आप कुछ ऐसी चीजें करोगे कि जो उनके बेनिफिट में हो और आपका बेनिफिट हो। कह रहा है उसके बाद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, लोगों का रहन सहन, लोगों की आजीविका कैसे चल रही है, लोगों का दिन कैसे चल रहा है, लोग कितने ज्यादा स्टेबल हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो लोगों की जीवन को चेंज करना, लाइफ चेंज करना, एक तरह से उनकी लाइफ में कुछ सुधार आ जाए। जैसे कि अभी लोगों के पास सुलभ शौचालय नहीं होंगे, कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे सुलभ शौचालय वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो लोग ऐसे जंगलों में खुले में जा रहे हैं, तो उस जगह पे आपको टॉयलेट्स बनवाने हैं ताकि वहां के लिविंग्स में उनकी इंप्रूव हो जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस तरह से वो जी रहे हैं, जिस तरह से वो रह रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के लिए जब कुछ कर रहा है तो वो ये सब चीजें देख के चलता है, ठीक है, कि आपकी इंप्रूव्ड कर सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन। इससे क्या होगा, जब लोगों का रहन सहन अच्छा होगा, लोगों को ट्रस्ट होगा, कंपनी पे ट्रस्ट होगा, और इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है जी। आगे लिखा है उसके बाद इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। देखो प्रोसेस में 8 से 10 पॉइंट थे, मैंने जिसमें से 6-7 लिखे हैं, प्रोसेस इसी में खत्म है पूरा, ठीक है, मेन यही थे। क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का ना प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया से काम करती है एंटरप्रेन्योरशिप। पहली चीज तो हमें अगर जहां पे कुछ लगाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक आइडिया जनरेशन। सबसे फर्स्ट चीज क्या चाहिए होता है, एक आइडिया जनरेशन, की आइडिया क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई जिसमें मैंने बताया अपॉर्चुनिटी और क्रिएटिंग होता है, ठीक है, एक मौका चाहिए, एक अवसर चाहिए अपनी चीजों को दिखाने का, और एक आइडिया होना चाहिए लोगों को पसंद आए। जैसे ही आइडिया लोगों को या कंपनीज को पसंद आएगा, आपकी जॉब पक्की, ठीक है। आगे लिखा है आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग, चीजों को पहचानना और उनकी तुलनात्मक करना, मतलब कि उनकी तुलना करना कि अगर मैं ये आइडिया इसमें इंप्लीमेंट करता हूं इस जगह, तो जो पुराना वाला आइडिया है उस आइडिया से और नया आइडिया जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, दोनों में चेंजेस क्या है, डिफरेंस क्या है, उससे ज्यादा बेटर है मेरा, अगर उससे ज्यादा बेटर हुआ तो क्या होगा, इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा बेटर हुआ ही नहीं है, वही अच्छा है, तो आप वही छोड़ दोगे ना। उसके बाद लिखा है एफिशिएंसी, कुशलता देखनी होती है, कुशलता बढ़ती है तो काम करेंगे। प्रोसेस में एक ही आता है एफिशिएंसी, कुशलता पूर्ण कार्य होना चाहिए कुशल ढंग से। आगे लिखा है सिलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौकों की तलाश करते हैं तो मौके जो आते हैं, अवसर जो मिलते हैं, उनको सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना। आपके पास 3 चॉइस है, 1 2 3 4, ये 4 चॉइस है, कौन बनेगा करोड़पति, खेल लो, चारों में से जो बेटर होगी, मान लो फर्स्ट बेटर है या लास्ट बेटर है, आपको वो चूज करना, सिलेक्शन करना। किसका सिलेक्शन, किसका करेंगे भाई, सिलेक्शन करेंगे
हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को इकट्ठा करना, एक जगह पे सम्मिलित करना, बुलाना, एक जगह इकट्ठा करना, समझाना, ऑर्गेनाइज करना। आपने आइडिया बना लिया, आपने प्रोसेस बना लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये वाला आइडिया बेस्ट है इस बिजनेस के लिए, मैं इसमें इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है। आइडिया के लिए कुछ चीजें भी चाहिए होगी, वो चीजें अलग अलग जगह से जहां से होने वाली है या फिर ओनर से बोल के वो मंगवाना, वो इकट्ठा करना। चीजें इकट्ठे करने के बाद आप इजीली आइडिया उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। अब आपको स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। जो आइडिया आपने जनरेट किया है, हो सकता है वो आइडिया 100-200 करोड़ वाली कंपनी के लिए, एक लार्ज लेवल की स्केल वाली कंपनी के लिए, बट आपकी कंपनी अभी 5 से 10 करोड़ के टर्नओवर में चल रही है। तो आप इतना बड़ा आइडिया इस छोटी सी कंपनी में फिट कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएगी ना भाई। तो इसके लिए हमें डिसीजन एक और लेना होता है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आइडिया हो। जो भी हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं, जो भी हम एंटरप्रेन्योरशिप में दिमाग लगा रहे हैं, तो वो उस जगह सुटेबल बैठे, वो उस जगह बेहतरीन हो अपने आप में, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसों का लेन देना। पैसों की बात कर ली जाए, क्योंकि इन सब में फ्री में तो नहीं होता। अब लगता है पैसा रोकड़ा खोका पेटी, तो अब पैसों को देखा जाता है कि पैसे कितने हैं, कंपनी कितना बजट अफोर्ड कर सकती है। जो लार्ज लेवल है या जो स्मॉल लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वो इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी वो अपना लगाना चाहती है, वो उसके अकॉर्डिंग लगा सकती है, ठीक है जी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे। अब ये सारे पॉइंट्स आप उतार लो, इसके थोड़े से पॉइंट्स अभी रहते हैं, मैं फिर से इसको मिटवा के वो लिखवाने जा रहा हूँ। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको लेना है, या नोट डाउन कर लेना भी, मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है। फिर उसका मैं दूसरा लिखवाता हूँ। आराम जो मैंने बताया था आपको उतार लिया होगा आपने, जो भी मैंने मिटाया था, ठीक है। तो अब ये उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने बोर्ड पे पीछे मैंने मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप सोशली वर्क करती है, तो आपको मैंने बता दिया है कि ये किस तरह से लोगों की सहायता करती है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जब ये सोशली वर्क करती है तो उसी में से निकल कर कुछ फीचर्स आते हैं। तो पहला जो फीचर्स है वो आता है सोशली सीकिंग, लोगों की मदद करना, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना और लोगों के साथ साथ काम करना, ठीक है। तो जब आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो लोगों का ही सोचोगे, और जब लोगों का सोचोगे उसके पीछे बिहाइंड द मोटिव एक मोटिव होता है, जहां एंटरप्रेन्योरशिप छुप के अपना काम कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली सोशल सीकिंग, लोगों की उन इच्छाओं को पहचानना जो उनके करने के लायक है या जिस पे इंप्लीमेंट करके हम वर्क कर सकते हैं, ऐसी चीजों को सोशली सीकिंग कहा जाएगा, ठीक है। अगला आता है उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, लोगों की समस्याएं पहचानना। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने सुलभ शौचालय का एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, और भी इसके अलावा जैसे कि पहले तो लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग जो रह रहे हैं वहां पे लाइट नहीं हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी तरह से लोगों की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको पहले पहचानना, ठीक है। तो जब आप उनको पहचानते हो, उनके ऊपर वर्क करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हो, तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल और फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड। सोशल कैपिटल मीन्स होता है आप अपनी कैपिटल का एक पोर्शन, छोटा सा पार्ट जब अपनी सोशली कैपिटल के लिए निकालते हो, मीन्स उन लोगों पे खर्चा करने के लिए निकालते हो जो लोग सोशली हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशली कैपिटल। सोशली कैपिटल में यहां पर आप उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, उस कैपिटल से उनकी मदद कर सकते हो, उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सोशली कैपिटल नहीं है तो आप उसको क्या दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो सकता है वो आपका जो कंपनी है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये लोग काम आ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पे वर्क दे सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से कंपनी वर्क कर सकती है सोशली कैपिटल। आगे लिखा है प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड तब होगा जब आप इनको रोजगार दोगे, तो इसके साथ साथ इनका भी लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, प्लस आपकी जो कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड और बेहतरीन होगा, ठीक है। उसके बाद है सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी में क्या लिखा है, अडेप्टिव, अडेप्टिव और एम्बिशन। देखो, इसमें बेसिकली एक ही चीज पे फोकस किया गया है सोशली क्वालिटी में, इनोवेशन के ऊपर। इन चारों का एक ही मोटिव निकलता है, इनोवेशन, INNOVATION, ठीक है जी।
इनोवेशन मतलब होता है समथिंग मेक न्यू, क्रिएटिव और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसीलिए आप इनोवेशन करोगे, आप अडेप्टिव कर रहे हो, आप कोई टेक्नोलॉजी ऐसी अडेप्ट करो जहां पर आप इनोवेटिव हो, यहाँ पे आप एक नई तरीके से निकालो। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है कि लोगों के प्रति कोई ऐसी दिलचस्पी दिखाओ कि लोगों को उस पर लगे कि हाँ कंपनी हमारे लिए भी कुछ कर रही है, कंपनी ने हमारे बारे में भी कुछ सोचा है। कोर्जियस मतलब कि आप लोगों से काम करवाइए, काम निकलवाइए। आपके पास कुछ ही लिमिटेड रिसोर्सेस हो सकता है हो, और उन्हीं रिसोर्सेस को इनोवेटिव बना के उन्हीं रिसोर्सेस की हेल्प लीजिए और हेल्प लेकर एक इनोवेशन करिए, उन्हीं से आपको अपना काम करना है। ठीक है जी। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 4, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल किन के लिए? रिस्पॉन्सिबल सोशल के लिए, रिस्पॉन्सिबल उस समाज के लिए जो आपको देखता है कि आप एक समाज सुधारक हो, इस नजरिए से। ठीक है, तो उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, कुछ क्रिएटिव करके दिखाइए, और साथ ही साथ इस चीज में आपकी जो है सोशली भी हेल्प करता है, मीन्स आपकी जो समाज है वो भी आपकी इसमें हेल्प करता है। आगे लिखा है जब आप क्वालिटी पढ़ लेते हो फिर सोशल प्रोसेस। अब देखो आपने सोच लिया कि हमने फ्यूचर्स देख लिए, हमने उसके ये क्वालिटी देख ली कि क्या क्या हमें काम करना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए। अब किस तरह से काम करा जाएगा उसकी एक प्रक्रिया बनानी है, मीन्स एक प्रोसेस होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले एक प्रोसेस होता है, यहाँ तक कि चाय दूध कुछ भी आप उबालते हो एक प्रोसेस है। चाय लाओ, दूध उबालो, कुछ भी करो तो एक प्रोसेस से करते हो ना। पहले उसमें पानी डालेगा, फिर उसमें चाय पत्ती, फिर थोड़ी सी चीनी, फिर इलायची, फिर अदरक, फिर लौंग, फिर उसके बाद उसको उबालना है, अच्छे से पकाना है। तो ये सारी एक प्रोसेस है। इसी तरह से एक प्रोसेस है कि सोशल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप उन चीजों पे काम करिए जो उनकी प्रॉब्लम्स है, और उसके लिए भी आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइनली है क्या। जब आपको उनकी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी जेन्युइनली कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तभी तो आप उस चीज पे वर्क कर पाओगे अच्छे से। ठीक है जी। आगे लिखा है सेटिंग गोल्स। आपने गोल सेट करना है कि हमने ना आज इतने वर्क करने हैं। हमने सोचा कि उनके लिए भाई पेड़ पौधे लगाने हैं, तो हम ये देखेंगे कि आज हमें हर एक दिन में 500 पेड़ पौधे लगाने हैं, 500 पेड़ लगाएंगे। या हमने सोचा कि आज हम उनको खाना देंगे, तो मिनिमम एक क्वांटिटी रखेंगे कि हम इतनी क्वांटिटी पे कि एक बंदे का पेट भर जाए, हम इतना खाना 500 लोगों तक प्रोवाइड करेंगे हर एक दिन, हर एक रोज। ठीक है, तो कम से कम 500 लोगों को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इस जगह से ये पता चलता है। आगे लिखा है सोशल इम्पैक्ट, और इसके बाद जब आप इतनी सारी हेल्प करते हो तो सोशली इम्पैक्ट भी मिलता है। जैसे बोलते हैं ना न्यूटन का लॉ है, कुछ बदले में कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सोशली इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। जब आप लोगों के लिए कुछ करोगे तो वही लोग बाद में आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी कंपनी में शेयर्स वगैरह होंगे, हो सकता है आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हो सकता है वो आपकी ही कंपनी में कोई काम करे बाद में। ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप उनकी समस्याएं सुनिए, आप उनकी समस्याओं को सॉल्व करिए। आपने एक फैक्ट्री डाल ली, ठीक है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपने बड़ी सी बिल्डिंग डाल ली है। ठीक है, और ये बिल्डिंग जो है इस सोसाइटी के चारों तरफ के बीच में आती है। अब यहाँ पे रहने वाले हैं ये लोग, यहाँ ये लोग रह रहे हैं जिनके छोटे छोटे घर है। अब यहाँ पे आप इनको वर्क दोगे तो साथ ही साथ इनके लिए कुछ करोगे तो ये बिल्डिंग को चलने देंगे, मीन्स बिल्डिंग तो वैसे भी चलेगी। ठीक है, मगर ये सपोर्ट करेंगे और ज्यादा जब आप इनके लिए भी वर्क करोगे। तो इस तरह से दोनों का तालमेल बना रहेगा और यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और आपका भी काम इजीली होगा। आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो फिर। ठीक है, आगे लिखा है एमएसएमई। देखो एमएसएमई एक अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एमएसएमई को डेवलप करा गया था गवर्नमेंट द्वारा 2006 में। 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट आया था जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश करा था लोगों के बीच में, और गवर्नमेंट ने कहा था कि एमएसएमई में कुछ हमने गिनिंदा चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस को रखा है, उनके बजट्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो स्मॉल है, जैसे कि एम का मतलब है माइक्रो, एस का मतलब है स्मॉल, फिर एम का मतलब है मीडियम, फिर आएगा ई का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई। ठीक है जी, एमएसएमई का मतलब समझ आ गया। तो छोटे लेवल पे और जो बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल माइक्रो, बिल्कुल नन्ही सी, वो लेवल, और स्मॉल लेवल थोड़ा उससे बड़ा, फिर मीडियम लेवल उससे बड़ा, और लार्ज लेवल, चारों के लेवल को अलग अलग रख के एमएसएमई बनाया गया है। अब अगर मान लो आपका बिजनेस आपको देखना है किस में आता है, तो आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि सबके ना एक टर्नओवर रेशियो रख देंगे कि हर साल अगर कोई 10 करोड़ से ज्यादा कमाएगा तो उसको हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, अगर कोई 5 करोड़ से 10 करोड़ की लिमिट में कमा रहा है तो वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, अगर कोई 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में काम करता है तो वो स्मॉल बिजनेस होगा, छोटे बिजनेस होंगे। ठीक है, और अगर इसी जगह
कोई बिजनेस 25 लाख से नीचे कमा रहा है पर ईयर या पर एनम, तो वो जो है माइक्रो लेवल आएगा। 25 लाख से जो कम के कमाते हैं, ठीक है, हर साल, तो वो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन आएगी, छोटे छोटे रिटेलर वगैरह, शॉप वगैरह हो जाएगी, ये होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करा, एमएसएमई को बांट दिया 4 पॉइंट्स में, और किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस पे इनके टर्नओवर पे, ठीक है, कि कितना कितना कमा रहे हैं। और एमएसएमई जो है बहुत बड़ा योगदान है अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि देखो आजकल आप छोटे बिजनेस भी देख लोगे जिसके टर्नओवर 25 से नीचे है, ऐसे बिजनेस में मिल जाएंगे जो स्मॉल है, जो लाला वाला की दुकान है, थोड़े बड़े मिल जाएंगे जो कपड़े बड़े शोरूम है, और बहुत ही बड़े 10 करोड़ से ज्यादा। तो भाई ये बहुत ही रेयर है, इंडस्ट्रीज ही हो जाती है ऐसी, तो इंडस्ट्री है तो मोस्टली इंडस्ट्रीज में आती है, ठीक है, बिजनेस भी आते हैं जो बड़े बिजनेस है सिर्फ वो, ठीक है। तो ये एमएसएमई की गवर्नमेंट है। आगे लिखा इनको इन्वेस्टमेंट इन द एमएसएमई, एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। एमएसएमई एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है जहां पे टेक्निक्स बनती है, मतलब मशीनरी बनाई जाती है, मशीनें पैदा करी जाती है, ठीक है, और मशीनों से काम जल्दी होता है, और मशीनें ही एमएसएमई में यूज करी जाती है मोस्टली, ठीक है। आगे लिखा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या बोलते हैं, लोगों के हित में काम कर रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह मेक करती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो उस जगह पे हॉस्पिटल वगैरह में जो आसपास के लोकल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, अगर उनमें लगाई जाती है तो वहां पर लोगों के हित के लिए काम करे, ठीक है, वो हॉस्पिटैलिटी। आगे आता है मेडिकल और डिजिटल। डिजिटल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो बेसिकली प्रमोशन एडवर्टीजमेंट में काम आती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे बुर्ज खलीफा पे हमेशा जैसे कोई मूवी आती है कोई बड़े स्टार की, तो उस पर स्क्रीन प्ले करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से डिजिटली वर्क कर रहा है, वो पैसे भी लेते हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि अगर आपको भी चलवानी हो तो हम इतने पैसे चार्ज करेंगे, आपकी फोटो भी इस पे चलाई जाएगी, ठीक है जी। तो डिजिटली काम करती है और मेडिकली काम करती है। मेडिकल मीन्स आपको हॉस्पिटैलिटी में कुछ मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना है, या फिर कुछ मेडिकल कॉलेजेस वगैरह प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लोगों का एक विकास हो सकता है, एक सुधार हो सकता है, उनका एक डेली रूटीन जो है वो सुधर सकता है पहले से ज्यादा। तो एमएसएमई बेसिकली सारे वर्क करती है, ठीक है जी। आगे लिखा है मेजर एमएसएमई सपोर्ट स्ट्रेटजी। एमएसएमई किन किन को सपोर्ट्स करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी। तो पहला तो है मुद्रा, ठीक है, मुद्रा जो है एक रिफाइनरी एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है नाबार्ड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है बोल सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारी और भी है, एआईसी, स्माइल, CLCSS। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पर एमएसएमई मेजर वर्क करती है, इनके ऊपर एमएसएमई वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके ऊपर वर्क करती है। बाकी डेली क्या बोलते हैं डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आपको अपनी बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, और नोट्स वगैरह में तो फिलहाल नहीं होगा, ये शॉर्ट्स में होगा, नोट्स में अगर आपको चाहिए तो, ठीक है जी। तो आज का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर आपका 4th जो है एंटरप्रेन्योरशिप, ये यहाँ पे खत्म होता है पूरा मेरी तरफ से। तो आई विश आपको सारा चैप्टर क्लियरली समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ जल्दी। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, आप इसको नोट्स बाय कर सकते हो इजिली। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि आई वांट टू बाय नोट्स, तो मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय भी कर सकते हो। अब मैं साइड हो जाता हूँ, अब आप इसको उतार लो आराम से और अपनी प्रैक्टिस करो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को करो मत करो, मगर शेयर जरूर से कर देना ज्यादा से ज्यादा। शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो भी आपके ग्रुप में, तो उनको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा, उनको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई बॉम्ब की सीरीज कहाँ बन रही है, बॉम्ब के चैप्टर्स कैसे लें, क्लासेस वगैरह रह जाती है मोस्टली बच्चों की, तो इसीलिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ आ सके, ठीक है जी। और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा जब आप इसको शेयर कर दोगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए। और अगर कोई गलती वगैरह है या कोई मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाय।